अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है हीलिंग डे 8। ये हमारा आज का दिन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है इंशाल्लाह हम सब के लिए। हम लोग इसमें हीलिंग पैटर्न्स पढ़ेंगे कि अपने आप को एनएलपी से हील कैसे करना है। एनएलपी से हील करने का मतलब है कि अपने आप की सोच को किस तरीके से हमने चेंज करना है कि हम लोग खुद को उन ट्रॉमा से निकाल पाएँ, उन तकलीफ़ों से निकाल पाएँ, उन दुखों से निकाल पाएँ जो अब तक हमने अपने अंदर स्टोर किए हैं। जब आप अपने आप के नेगेटिव इमोशंस को बाहर निकालोगे, अब मैंने किसी भी दुख, तकलीफ़, ट्रॉमा को नेगेटिव इसलिए बोला है क्योंकि वो आपको नुकसान देती हैं। अगर ये सारी चीज़ें एक नेगेटिव इमोशंस को शो करती हैं कि आपको जो हमारे एंजाइटी होती है, हमें डर लगता है, हमें छोटी छोटी चीज़ों से घबराहट हो जाती है, ये सारी चीज़ें नेगेटिव इमोशंस हैं जो हमारे पास्ट में होती हैं, मतलब जो पास्ट से रिलेटेड होती हैं। अब वी वांट कि हम लोग इसको एनएलपी से सॉर्ट आउट करें। सबसे पहले तो इंसान चाहता है कि वो खुद संभाले अपने आप को। खुद संभालने से मुराद है कि जब हम खुद को एनएलपी से सेट नहीं कर पाएंगे तो किसी और को हम क्या ही करेंगे। सही है। इसी तरीके से हमें इस्लाम बताता है कि हमने अपने आप को हील कैसे करना है, दूसरों को माफ़ कैसे करना है, सब्र कैसे करना है, लेकिन नाम का नहीं करना। वी कैन नॉट से कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया और दिल में सारी बातें लेके बैठे हुए हूँ, क्योंकि जो हमारी साइकोलॉजी है वो इस तरीके से डिज़ाइन ही नहीं हुई हुई जिस तरीके से हम लोग सोचते हैं। अब व्हाट इज़ टाइमलाइन थेरेपी? ये एक ऐसी थेरेपी है जिसको टेड जेम्स ने बनाया था एनएलपी के फाउंडेशंस में से। सही है। एक ऐसी थेरेपी है जो हमें इंसाइट देती है हमारी मेमोरीज़ में से, जो हमारे दिमाग में चल रही होती हैं। जैसे टाइमलाइन, इट्स कि हम लोग पैदा कब हुए थे, पहली बर्थडे पे क्या हुआ था, दूसरी में क्या हुआ था, बहन भाई हमारे कब ज़िंदगी में आए थे, कब हम लोगों ने दोस्तियाँ की थी, कब मोहब्बत हुई थी, कब हमने बातें समझना शुरू की थी, कब हमारे अब्बू ने हमें पहली साइकिल दिलाई थी, कब किसकी शादी हुई थी। ये सारी चीज़ें एक टाइमलाइन में एग्जिस्ट करती हैं। जो हम लोग सोचते हैं, अपनी चीज़ों को रखते हैं, जो हमारे दिमाग को एक तरीके से बाउंडेड रखती हैं। सही है। अब इसके ऊपर हम थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स करेंगे इंशाल्लाह। अब आप लोग टाइमलाइन थेरेपी का मतलब तो समझ ही गए होंगे कि आपके प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं और अपनी ज़िंदगी उस पर रखते जाते हैं। जैसे अगर मैं आप लोग को बोलूँ कि आप बचपन में क्या कर रहे थे, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से शुरुआत करती हूँ कि एक पेपर पे लाइन बनाएं और उसमें प्रेजेंट, आप जहाँ पे प्रेजेंट है ना, बिल्कुल बीच में डॉट लगा लें, वहाँ पे आप प्रेजेंट हैं। अब आप बताएं कि आप बचपन में लेफ़्ट साइड पे थे या राइट साइड पे? आप लोग लेफ़्ट साइड पे लगाएंगे क्योंकि आप लोग लेफ़्ट साइड को पास समझते हैं। सही है। और हम लोग भी समझते हैं। फिर मैं आपको बोलूँ कि अच्छा आप अपने बुढ़ापे का बताएं। सही है। क्योंकि इंसान ऐसे सोचता है कि पैदा हुआ है, जवानी में है, फिर बुढ़ापा आएगा। सही है। विदाउट एनी कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ। सही है। डेथ तो बिल्कुल ही हमें नहीं पता, तो हम लोग एक जनरली ये सोचते हैं कि पैदा होना, बीच की जवानी और फिर बुढ़ापा। तो बुढ़ापे को जब आप रखेंगे तो आप राइट साइड पे रखेंगे, मे बी एंड पे रखें। बर्थ को मतलब पैदाइश को बिल्कुल लेफ़्ट साइड के शुरू पे रखेंगे, और फिर टीन एज को हम थोड़ा जवानी के और बचपन के बीच में रखेंगे। फिर इसी तरीके से हम लोग हर चीज़ को सॉर्ट आउट करते जाएंगे, एक टाइमलाइन पे प्लॉट करते जाएंगे। किसी भी चीज़ को हमें कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना। हमारा पास्ट अक्सर हमारे पीछे होता है और फ्यूचर हमारा आगे होता है, हम लोग बीच में खड़े होते हैं। सही है। लेकिन ये जो अप्रोच है ये हमारी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है कि आप बहुत पॉजिटिव सोचो, क्योंकि आपका जो पास्ट होता है वो आपको ड्रैग करता है, डिप्रेशन क्रिएट करता है, आपको चलने नहीं देता, और जो फ्यूचर होता है वो समझ नहीं आ रहा होता, जो आपको एंजाइटी देता है। तो अगर आप अभी रहते हो, अभी आप प्रेजेंट में अपने आप को रखते हो, तो आप एक ऑप्टिमिस्टिक सोच लेके चल रहे हो। इसके ऊपर हमारे पास एक कोट है कि बाय चेंजिंग वेयर हाउ वी रिप्रेजेंट द पास्ट एंड फ्यूचर वी चेंज हाउ वी फील अबाउट दैम। टाइम इज कंस्ट्रक्ट ऑफ आवर माइंड, लाइक ऑल कंस्ट्रक्ट इट कैन बी रीऑर्गेनाइज्ड। इट्स लाइक अ कबर्ड, कि आपका जो ओवरऑल माइंड है उसमें हमारी टाइम ओरिएंटेड चीज़ें ऐसे ही रखी हुई होती हैं। वी कैन डू कि हम लोग अपनी चीज़ों को रीअरेंज कर दें, रीऑर्गेनाइज कर दें। इससे क्या होगा कि हम लोग एक चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और अपनी चीज़ें क्रिएट कर पाएंगे, अपने दिमाग को
तमीज़ का कर पाएंगे। सही है, तमीज़ से मेरी मुराद है कि थोड़ा सा अलग और सफाई से सोच पाएंगे, अपने दिमाग में फॉग को हटा पाएंगे। अब हियर इज अ क्वेश्चन कि हम लोग तो ये समझते हैं कि देयर इज़ फ्यूचर बिल्कुल ही अननोन है और हम लोग उस फ्यूचर को जान भी नहीं सकते। इट्स लाइक अ गैब टाइप ऑफ थिंग जो हम लोग इस्लाम में सोचते हैं कि गैब का इल्म तो हमें नहीं है। एंड जब हम लोग ये बात करते हैं तो ये बात करते करते हम लोग टाइम लाइन थेरेपी को साइड कर देते हैं कि भाई कोई टाइम लाइन की थेरेपी एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन वी ऑल नो, बिकॉज हम लोग मुसलमान हैं तो हम सबको पता है कि मौत तो आनी है। अब मौत तो फ्यूचर की चीज़ है, लेकिन हम सबको पता है आनी है। इसका कुछ चीज़ें गैब में नहीं होती। हाँ, ये गैब में ज़रूर है कि मेरे साथ अगर मैं 2 साल जीऊँगी तो 1.5 साल बाद, जब 1.5 साल के छठे दिन मेरे साथ क्या हो रहा होगा, ये तो गैब में, ये तो अल्लाह ताला जानता है। लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि अगर मेरी ज़िंदगी के 2 साल लिखे हुए हैं तो 1.5 साल बाद, मतलब 1.5 ईयर के बाद जो 6th डे होगा वो आएगा ज़रूर, अगर मेरी ज़िंदगी लिखी है तो। सही है। अब ज़िंदगी कितनी है वो तो नहीं पता, वो गैब में, लेकिन वी ऑल नो कि फ्यूचर है। सही है, फ्यूचर है, मौत है, आफ्टर लाइफ भी है, जन्नत भी है। हम लोग उसको ऑर्गेनाइज अच्छे से कर सकते हैं, और ऑर्गेनाइज करने का मतलब होता है कि हम लोग उसको समझ सकते हैं। तो अब हम लोग डिस्कवर करेंगे कि आपकी टाइमलाइन क्या है। सही है। अब इस प्रोसेस में हम लोग आपके सारे टाइमलाइंस को स्टडी करेंगे और आप लोग खुद भी मेरे साथ ये काम करेंगे। जब मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी तो आप लोग पॉज करके मेरे साथ वो काम करेंगे। ऑलरेडी मैं आपको प्रोसेस ये बता चुकी हूँ अपनी टाइमलाइन डिस्कवर करने का, कि आप एक डॉट लगाएं, एक लाइन बना के बीच में बिल्कुल डॉट लगाएं, ये आपका प्रेजेंट है, पीछे की तरफ आप पास्ट रखते हैं, अब फ्यूचर आप राइट की तरफ रखते हैं, मतलब लेफ़्ट टू राइट। सही है। अब ये जो हमारा प्लान है कि 1 महीने बाद आप क्या करेंगे, तो आप इसका डॉट राइट साइड की तरफ लगाएंगे, लेफ़्ट साइड की तरफ। आई होप कि आप लोग राइट साइड की तरफ लगाएं। राइट साइड का मतलब है ये आपके फ्यूचर की तरफ से कोई बात आ रही है। आपको कैसे पता आपके फ्यूचर का? क्योंकि ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ने लिखी है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी बोला है कि हमने अमल करते रहना है, प्लानिंग करते रहनी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हयात थे तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये भी बताया था कि एक दिन हम लोग रोम फतह करेंगे। वो आगे जाके हज़रत उमर ने अपने दौर में फ़तह किया था, लेकिन पूरी दुनिया पे हुकूमत हुई थी मुसलमानों की। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ही स्ट्रेटजी दे दी थी, टाइमलाइन दे दी थी, वक्त का बता दिया था कि हम लोग करेंगे। अब कब करेंगे वो तो अल्लाह ताला का मर्ज़ी से है कि हम लोग कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे। जैसे महमद फ़ातिह ने हमारा कुस्तुनतुनिया फ़तह किया था, तो उसके अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके ऊपर एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी कि जो कौम कॉन्स्टेंटिनोपल फ़तह करेगी वो पूरी की पूरी जो फ़ौज होगी जन्नती है। तो महमद फ़ातिह का ये क्या बोलते हैं, वो पर्पस था कि हमने, एक्चुअली पर्पस नहीं, ये उसकी लाइफ का एक तो पर्पस था, ही था, उसका विजन था। एक्चुअली पर्पस तो आगे चलने वाला होता है, जो आपकी एक ज़िंदगी में ख़त्म ना, उसका एक विजन था जो कंप्लीट हो गया। कि अच्छा, पर्पस ये किसका था? महमद फ़ातिह के अब्बू का। क्योंकि महमद फ़ातिह के अब्बू इस ख्वाहिश को लेके उन्होंने बहुत कोशिश की थी कॉन्स्टेंटिनोपल फ़तह करने की, लेकिन वो कर नहीं पाए थे। तो उनके बेटे को पता था कि हाँ मेरे अब्बू का है, अभी मेरे अब्बू का पर्पस है जिसको मैं विजन बनाऊंगा और अपनी ज़िंदगी में करके रहूँगा। तो उन्होंने फिर पूरी स्ट्रेटजीज़ लेके चले थे, और आप लोग उसकी कहानी वगैरह सब पढ़िएगा, और आई वुड से कि कोहिस्तानी की वीडियो देखिएगा इस पर, महमद फ़ातिह। अब हमारी ये टाइमलाइन पे 2 स्टाइल होते हैं, एक यूरोपियन स्टाइल है और एक अरबिक और साउथ एशियन स्टाइल है जो हमारा है, कि पहले पास्ट, फिर प्रेजेंट, फिर फ्यूचर, 1 2 3। लेकिन हम लोग कैसे चलते हैं? हम लोग बोलते हैं कि प्रेजेंट
राइट नाउ है, प्रेजेंट फर्स्ट है, पास्ट बिहाइंड है, फ्यूचर आगे आने वाला है। सही है, तो हमारे हमेशा नंबर 1 पे प्रेजेंट रहता है, इफ़ नॉट फ्यूचर सेकंड पे रहता है, पास्ट हमारा बिल्कुल ही गायब होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ये बिलीव करते हैं कि अगर हमारे से कोई गलती या गुनाह हो जाता है तो उसको हम लोग हिस्ट्री के तौर पर पढ़ सकते हैं, लेकिन अब वो गुजर गया। व्हाट वी वांट टू डू कि अपना प्रेजेंट और फ्यूचर सिक्योर करें, वो भी अल्लाह की विल से। सही है, हम इन दोनों का एनएलपी से पढ़ेंगे कि एनएलपी ने क्या बताया कि इन दोनों के अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ्स हैं। सही है, सबसे पहले हम लोग नेगेटिव इमोशंस पढ़ते हैं कि हमारे पास्ट से जो हमें आते हैं। अब ये स्टेप है जो आई वांट कि आप लोग मेरे साथ करें। स्टेप 1 में हमें नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करना है। हमारे नेगेटिव इमोशंस, किसी भी अपने सदमे को लेने, ट्रॉमा को लेने, उसका नेगेटिव इमोशन क्या है? सैड है, एंगर है, फेयर है, गिल्ट है या व्हाट्सएवर है, डिप्रेशन है या गिल्ट है, रिग्रेट है, और कुछ भी हो सकता है वो। सही है, अब उस इमोशन का जब आपने पहली दफ़ा फील किया था कि वो इमोशन आपको फील हुआ, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अपनी दोस्ती के बारे में बोलती हूँ। सही है, एग्जांपल है कि एक दोस्ती थी जो आई डोंट वांट कि वो ख़त्म हो मेरी दोस्त से। अब उसको जब मैं सोचती हूँ ना तो मुझे सैडनेस फील होती है। सही है, नेगेटिव इमोशन मैंने फील आइडेंटिफाई कर लिया। अब मुझे कब सैडनेस सबसे पहले फील हुई थी? जब मेरी दोस्त ने मुझे कुछ भी हार्श कहा था, या लेस, बहुत हार्श नहीं कहा था, लेकिन हल्का सा मुझे याद दिलाया था कि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ। सही है, अब मुझे रूट इवेंट मिल गया। अब क्या करना है कि अब मुझे टाइमलाइन बतानी है कि ये जो काम था, ये जो पूरा वाक़या था, मेरे साथ कब हुआ था। पास्ट में हुआ था। सही है, उसको पास्ट में रखा और उससे बताया कि इससे मुझे पास्ट में क्या फ़ायदा हुआ था। सही है, अब आपने थोड़ा सा सोचा कि हाँ, जब मेरी दोस्त ने मुझे धोखा दिया था या मुझे समझा नहीं था, तो उस वक्त मैंने खुद को खुद ही समझना शुरू किया। सही है, फिर इसको थोड़ा और अलग एंगल से सोचें कि अब ये जो इवेंट मेरे साथ हो गया था, इससे मुझे क्या क्या आगे समझ आया। मतलब मुझे पास्ट जो मेरा जिधर प्लॉट करता है ये बात, इसके आगे आगे मुझे इस एक्सपीरियंस से क्या फ़ायदा हुआ, वो चीज़ें लिख लें। फिर अब सोचें कि अगर ये इवेंट नहीं होता तो मुझे क्या क्या नुकसान हो सकते थे। अब दोबारा टाइमलाइन के प्रेजेंट में आ जाएं और अब दोबारा इस चीज़ को सोचें कि अब मैंने अपनी पुरानी गलती या एक्सपीरियंस से कितना फ़ायदा उठाया, कितने चेंजेस आए। गुड, अब 6 स्टेप्स हो गए हमारे। 7th स्टेप में दोबारा उस मेमोरी को सोचें। आपको अब वो दोस्ती या वो ट्रॉमा इतना बुरा नहीं लगेगा जितना पहले लग रहा होगा। और जब आप इसको 4 से 5 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, पहले दिन करेंगे, फिर एक हफ्ते में एक बार, फिर महीने में एक बार, फिर साल में एक बार, ये आपकी चीज़ इतनी रिड्यूस जाएगी कि आप वक्त पे माफ़ कर पाओगे। एक वक्त पे उस इंसान को, उस सिचुएशन को माफ़ कर पाओगे। सही है, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं सूरह बकरा की आयत 286 में कि अल्लाह ताला किसी भी जान पर उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा आजमाइश नहीं डालता। जितनी भी हमारी हार्डशिप्स आई हैं वो हम लोग सरवाइव कर सकते थे, अल्लाह ताला ने सिर्फ हमें लेवल अप किया है। सही है, अल्लाह ताला कभी भी इंसानों को तकलीफ़ में नहीं डालता। वी शुड अंडरस्टैंड दिस। सही है, अब हीलिंग फ्रॉम एंजाइटी एंड फेयर। अब एंजाइटी और फेयर, अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों में से किसी को भी एंजाइटी या फेयर बिल्कुल ही ना होता हो। हाँ, छोटे वक्त पे हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ये, लेकिन होता ज़रूर है सबको। एंजाइटी एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें आपको डर होता है कि यार मेरे साथ आगे क्या होगा, मैं आगे क्या करूँगा, मेरे साथ बुरा हो जाएगा। फोबिया होता है हमारा कि हम लोग क्या कर पाएंगे। या अगर डर होता है तो पुराने किसी इवेंट से होता है कि मेरे साथ पहले हो गया था, अगर मैं दूध उबाल रही हूँ तो लास्ट टाइम मैंने दूध गिरा दिया था, मुझे डर लग रहा है कि इस दफ़ा भी दूध ना उबल जाए। मुझे डर भी हो रहा है और एंजाइटी भी हो रही है। अब मैं क्या करूँगी?
अब मैं क्या करूँगी कि इस दफ़ा मैं ख़ुद को बोलूँगी कि हाँ मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन नाउ व्हाट आई वांट टू डू कि अब मैं इसको दोबारा करूँ प्रैक्टिस, और अब मैं अलर्ट रहूँ, फोकस्ड रहूँ। अब मैं क्या करूँगी कि इमेज अपने दिमाग में बनाऊँगी जो हमने स्विश पैटर्न के अंदर सोचा था कि इमेज बनाओ, आहिस्ता आहिस्ता कलर डिम करते जाओ, एक को ब्राइट करते जाओ, एक को डार्क करते जाओ, और ऑटोमेटिकली जो डार्क साइड होगी वो ख़त्म हो जाएगी। लाइट जिसको आप ब्राइट कर रहे होगे, जिस कलर्स को, वो आपकी हर चीज़ पे हावी होते जाएंगे। अब फॉरगिवनेस एज एन NLP टूल, माफ़ कर देना। सबसे पहले मैं आप लोग को एक बात बोलूँगी कि माफ़ करना मजबूरी नहीं होती, ये चॉइस होती है। सही है, आपकी मर्ज़ी होती है। अल्लाह ताला ने ये नहीं बोला कि माफ़ करना ज़रूरी है, अल्लाह ताला ने बोला है माफ़ कर दो, तो अल्लाह ताला भी आपके गुनाह माफ़ करेगा। सही है, आप किसी के साथ अच्छा करोगे, अल्लाह ताला भी आपके साथ अच्छा करेगा। तो आपने ये नहीं कहना होता कि अगर तुमने मेरा नुकसान किया तो नुकसान कर दिया, अच्छा है, ये नहीं कहना होता। फॉरगिवनेस का मतलब है कि आप किसी को बोलो कि हाँ तुमसे नुकसान हो गया, लेकिन आइंदा नहीं करना। सही है, जब आप नेचुरली फॉरगिवनेस को नेगेटिव साइड से पॉजिटिव करते जाते हो। हम अपने अम्मी अब्बू के पास जाते हैं, कभी कभी आप सबको एक वक्त पता होगा कि आपने अपने अम्मी अब्बू से कभी बदतमीज़ी कर दी होगी, या झूठ बोल दिया होगा, या कोई ऐसा वाक़या आया होगा कि माँ बाप आपसे नाराज़ होंगे। तो आप लोग क्या करते हैं, या मैं भी क्या करती हूँ कि हम लोग अम्मी से आके बोलते हैं अम्मी सॉरी, अब्बू सॉरी। अम्मी अब्बू हमें 2-3 बातें बोलते हैं और फिर भी हम सॉरी सॉरी बोलते रहते हैं। अम्मी अब्बू बोलते हैं अच्छा ठीक है अब नहीं करना, और हम लोग फिर से वही काम कर देते हैं। तो इधर दोनों की गलती है। एक तो हमने अपने दिल से सॉरी नहीं बोला, इसलिए हमने वही चीज़ रिपीट करी जिसने अम्मी अब्बू को हर्ट किया या उनका नुकसान किया। दूसरी चीज़ कि हमारे अम्मी अब्बू ने हमें ये बोला कि चलो कोई बात नहीं तुमसे हो गया है। सही है, ये नहीं बताया कि उसको रिपीट कैसे नहीं करना, क्योंकि छोटे बच्चे गलती कर देते हैं, उनको समझ नहीं आती, लेकिन जिनको एक्सपीरियंस होता है उन पर जिम्मेदारी होती है। आज आप में से कोई इंसान मुझसे बदतमीज़ी कर दे तो व्हाट आई शुड डू, मैं आप लोग को ये बोलूँगी कि नहीं कोई बात नहीं ठीक है। नहीं, बदतमीज़ी करना कभी ठीक नहीं है, लेकिन व्हाट आई वुड से कि आइंदा ये रिपीट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मेरा बिहेवियर सेम नहीं रहेगा। इसमें हमारे पास आता है रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट क्या होता है, एक इमोशन होता है जो अपने आप को बेचारा फील करने वाला होता है कि मेरे साथ तो होता ही बुरा है, मैं तो हूँ ही बेचारा, मेरे साथ तो अम्मी भी बुरा करती हैं, अब्बू भी बुरा करते हैं, सारा ख़ानदान बुरा करता है और मेरे रिश्ते भी नहीं रहते। ये सारी चीज़ें हैं रिजेंटमेंट की, जिसमें आप अपने आप को ओवरली बेचारा समझ रहे होते हो कि आपकी तो कोई गलती नहीं है। अल्लाह ताला हमें कहता है कि लोगों को माफ़ करो और दरगुजर करो, क्योंकि अगर आप अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो अल्लाह के लिए काम कर दो, क्योंकि आपको तकलीफ़ हुई है, लेकिन अल्लाह के बंदे तो वो भी हैं, तो अल्लाह ताला भी आपको माफ़ करेगा, अल्लाह ताला भी आपसे मोहब्बत करेगा। इस्लाम हमें सिखाता है कि माफ़ करना एक तो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन जब आप माफ़ कर देते हो तो आपका दिल हल्का होना चाहिए, आपका दिमाग रिलैक्स होना चाहिए कि अब ये काम दोबारा नहीं होगा। अगर आप किसी को बोलो कि इट्स ओके, इसका मतलब है कि वो काम दोबारा नहीं होना चाहिए, वो आपके दिल को हल्का महसूस होना चाहिए, वो आपकी रूह को ज़्यादा टेंशन देने वाला नहीं होना चाहिए। अब इट शुड बी रिलैक्स्ड। ओके, NLP का मतलब है, जो NLP जिसमें फॉरगिवनेस एज अ टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो माफ़ करने वाले को सुकून दे। जिसको माफ़ी मिल गई है वो उसका अपना काम है, लेकिन अगर आप किसी को माफ़ कर रहे हैं तो आपको सुकून मिलना चाहिए, ना कि आपको और टेंशन हो कि अब ये दोबारा कोई काम कर देगा और दोबारा मुझे हर्ट कर देगा। अगर आपका दिमाग ये बोले कि यार ये इंसान मुझे दोबारा तकलीफ़ देगा, दोबारा हर्ट करेगा, तो आपने माफ़ नहीं किया है। सही है, ये एक हमारा कोई मोरली लेक्चर नहीं है, हम इसकी सेंस पढ़ रहे हैं। इस्लामिक हीलिंग और सब्र का फ्रेमवर्क। सब्र क्या है? पेशेंस। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर चीज़ में बोलें कि हम सब्र कर रहे हैं। जिस पे अल्लाह ताला ने आपको एक्ट करने का बोला है,
अगर आप वहाँ पे सब्र करके बैठ जाएं तो आपने गलत किया। जैसे अल्लाह ताला ने बोला कि पहले हाथ से रोको, सही है। हमारे सामने कोई गलत काम हो रहा है, हमें सबसे पहले हाथ से रोकना चाहिए कि हमारे सामने नहीं हो सकता ये, सही है। आखिरी दर्जा है ईमान का कि आप ज़बान से बोलो, या फिर दूसरा दर्जा है, और फिर तीसरा दर्जा जो आखिरी दर्जा है जो आप दिल में बुरा समझो। हम लोग शुरू ही समझते हैं कि यार दिल में तो हम बुरा समझते हैं। हमारे सामने एक चोर या फिर कोई बच्चा चीटिंग कर रहा होगा, हम लोग बोलेंगे कि यार वो चीटिंग कर रहा था लेकिन मैंने मिस को नहीं बताया, मैं सब्र करूँगा और अल्लाह ताला अपना इंसाफ करेगा। सब्र ये नहीं होता। अगर आपके सामने कोई चीटिंग कर रहा है, कोई एग्ज़ाम में चीटिंग कर रहा है, वो गलत कर रहा है, उसका मुकाम जहन्नुम में है, यू नीड टू टेल टीचर। इसमें कोई भी मसला नहीं है। अगर टीचर भी गलत हो तो फिर अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है, फिर आपको उधर लड़ जाना है कि भाई ये मेरे सामने नहीं हो सकता, आप मेरे सामने चीटिंग नहीं कर सकते। उस वक्त आपको अल्लाह पे भरोसा तो रखना है, लेकिन अल्लाह ताला ने पहले बोला है कि अमल करना है, सही है। फिर रुकिया, रुकिया एक अल्लाह ताला का जिक्र है, सही है। रुकिया आप सबको पता होगा, इसके अंदर हमारे पास सूरे नास, सूरे फलक और सूरे इखलास, सूरे फातिहा और सूरे बकरा का आखिरी रुकू और आयतल कुर्सी 1 टाइम या 3 टाइम या 7 टाइम आप पढ़ें, आपके ऊपर ही कुरान खिलेंगे। इसमें डायरेक्ट इफ़ेक्ट होगा आपके नर्वस सिस्टम को, वाइब्रेशन से, इसके मतलब से, और अल्लाह ताला ने इमोशनली इसमें जो आपको सपोर्ट दिया, सही है। अब द थिंग इज़ कि आप अगर पानी पे दम करके पीना चाहते हैं, पानी पे पी लें। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको पढ़ें तो आप पढ़ लें, मर्जी है। जैसा आपको समझ आता है आप वैसा करें, क्योंकि आपकी NLP है, सही है, किसी और की नहीं है। किसी अगर मेरा बिलीफ पानी पे पढ़ के है तो वैसे ही काम करेगा, सही है। इसमें कोई शिरक नहीं आता, हम लोग अल्लाह से ही मांग रहे हैं। इसकी पूरी केमिकल साइंस है कि हमारा नर्वस सिस्टम मोस्टली वाटर कंटेन करता है। जब हम किसी भी चीज़ को वाटर से इनटेक करते हैं तो वो कैसे एक्ट करता है, वाइब्रेशंस कैसे एक्ट करती हैं, सही है। अब दुआ, अल्लाह ताला से दुआ करते रहनी है और साफ नियत से करनी है, और ये उम्मीद रखनी है कि अल्लाह ताला जो हमारा सब्र, जहाँ पे सही हमने सब्र किया है वहाँ पे अल्लाह ताला हमारी बात सुनेगा। कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि आप बोलते रह जाते हो, कोई आपकी बात नहीं सुनता, आप उसके लिए सब कर देते हो, लेकिन स्टिल लोग आपको सीरियस नहीं लेते हैं। सो वी डोंट वांट कि लोग हमें सीरियस लें, वी वांट कि अल्लाह ताला हमारी कोशिश देखे, और अपनी तरफ से कोशिश बिल्कुल ईमान से करनी है, बिल्कुल तमीज़ से करनी है, इंसाफ से करनी है, ईमानदारी से करनी है। हमारा ये पूरा लेक्चर हम सब ने इस्लामिक वे में सुना हुआ है। इस्लामिक वे का मतलब है कि दुआएं करो, सब्र करो, रुकिया करो, और अपने पास्ट को भूल जाओ, फ्यूचर को सोचो, लेकिन तमीज़ से हमने नहीं पढ़ा हुआ। तमीज़ का मतलब है कि हमने इसको बिल्कुल ही बेकार समझा हुआ है कि हाँ दुआ कर लेंगे, लेकिन दुआ हमने सालों में नहीं किया। हाँ सब्र कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे हमें गुस्सा आया हमारे मीटर शॉर्ट हो गया। हम लोग बहुत 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 भरम से कहते हैं, बहुत ऐसा जता के कहते हैं कि हमें तो गुस्सा बहुत आता है। वो गुस्सा एक बीमारी है। जिस इंसान को गुस्सा बहुत आता है उसको बीमारी है। जो इंसान बहुत ज़्यादा रीअश्योरेंस चाहता है उसको भी बीमारी है। उसको अपने आप को रोकना पड़ेगा। इतना सवाल नहीं करते, इतने जवाब नहीं एक्सपेक्ट करते। आपको सिर्फ पूरा हद तक जानने वाला अल्लाह है, सही है। एक्टिविटी क्या है? हमें अपना एक पुराना बिलीफ को सॉर्ट करके नया बिलीफ में चेंज करना है। जैसे मैंने आपको अब तक बताया कि अपना एक इमोशनल पैटर्न देखें, मतलब बहुत कोई ऐसी चीज़ ना हो जो बहुत ही एक्सट्रीम हो। पहले सॉफ्टली स्टार्ट करते हैं कि जिस पे आपको अब इतनी तकलीफ़ ना होती हो। जैसे किसी का फ़ोन स्नैच हो गया हो या फेवरेट चीज़ खो गई हो, सही है। आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर वो 7 स्टेप्स लगाएं अपनी मेमोरी पे, जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं, और उसको डिस्कवर करें कि हाँ हमारे साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था।
अगर आपको कोई बहुत डीप ट्रॉमा है तो बेहतर है कि खुद से सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं हो समझ ना आए तो किसी थेरेपिस्ट की हेल्प ले लीजिएगा या फिर मेरी हेल्प ले लीजिएगा। मैं आपसे की हेल्प कर सकती हूँ, वैसे तो बता नहीं सकती हूँ कि मैंने थेरेपिस्ट हूँ नहीं, मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं NLP ट्रेनर हूँ। तो आपकी काफ़ी हद तक मैं मदद कर सकती हूँ लेकिन फुली नहीं कर सकती। किसी का जैसे बैड मैरिज का मामला आ जाता है, किसी का हमारे पास पेरेंट्स का ट्रॉमा आ जाता है कि पेरेंट्स ने बहुत अब्यूज़ किया हो, किसी का कोई यतीमी का आ जाता है मामला, उसने बहुत बुरे हालात देखे हों, किसी ने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस देखे हों कि उसकी मेंटल कंडीशन ही हिल गई हो, तो फिर उसको थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए अगर वो सॉल्व नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप NLP के स्टूडेंट हैं तो आपको एटलीस्ट एक दफ़ा खुद से ट्राई करना है, लाजमी। तो 7 स्टेप है, मैं आप लोगों को साथ PDF भेज दूँगी। हमारा आज का लेक्चर बहुत अलग टाइप का लेक्चर था, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट NLP का लेक्चर है। आप लोगों का मुझे पेपर वर्क चाहिए। आई डोंट वांट कि आप लोग किसी नेट के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर ये ग्राफ बनाएं या टाइमलाइन बनाएं। आई वांट आप सबके मुझे पेपर्स चाहिए NLP के, जिसके ऊपर आपने लाइन ड्रॉ करके इसको सेट किया हुआ हो। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम लोग डे 9 में मिलते हैं। डे 9 में हम लोग इंशाल्लाह आखिरी अपना NLP को वाइंड अप करेंगे और डे 10 में हम लोग ओवरऑल एक दफ़ा लेक्चर को कवर करेंगे। सर्टिफिकेशन से पहले मैं आप लोग को डे 10 से पहले 15 मिनट का दोबारा क्विज दूंगी सारे लेक्चर्स का, और फिर आपकी सर्टिफिकेशन की क्लास होगी। अगर आप लोगों के मुझे क्विज नहीं रिसीव हुए या किसी के मुझे लेस देन 70% के क्विज रिसीव हुए तो उसको मैं दोबारा बोलूँगी कि आपके पास 5 दिन का वक्त है, दोबारा पढ़ें, दोबारा क्विज लूँगी मैं आपका और फिर मैं आपको सर्टिफिकेशन प्रॉपर दूँगी। सही है, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।